नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका अध्याय 3 हम शुरू कर चुके थे। और अब तक के भागों में अध्याय 3 यानी कि मुद्रा और साख में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। हमने ये देखा कि मुद्रा होती क्या है, ऋण को लेकर के हमने बैंकों की गतिविधियों को देखा, चेक द्वारा भुगतान को समझा, और हमने ये भी देखा कि कैसे ऋण नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और कैसे ऋण अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इन सबको आधार बना करके हमने हमारा जो ऋण की शर्तें टॉपिक था उसे अच्छे से क्लियर कर लिया था। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 5, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो अनेक प्रकार के जो साख प्रबंध हैं, यानी कि ऋण लेने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से मैनेजमेंट है, उन सबको हम इस अध्याय के इस भाग में समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, यहां पर जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो पिछला भाग यानी भाग संख्या 4 में हमने ऋण की शर्तें पढ़ा था, उस पर जो आधारित ऋण देने वाले हैं या कर्ज लेने वाले हैं उनका एक छोटा सा सर्वे कैसे तैयार किया जा सकता है। आपके भी मन में विचार आया होगा ना, जब हमने हमारे ऋण की शर्तों को पढ़ा, उधारदाता के बारे में जाना, कर्जदारों के बारे में जाना, तो ऐसा कुछ सर्वे तैयार करें कि जिससे हमारे आसपास में कौन कौन उधारदाता है, कौन कौन कर्ज लेने वाला है, उनकी क्या क्या शर्तें होंगी, इन सबको हम उस सर्वे में मेंशन कर सकें। तो जो हमारी कक्षा के बच्चे थे कुछ, उन्होंने जब ये पढ़ा तो उनके मन में विचार आया कि विविध प्रकार के जो साख प्रबंध हैं, क्यों ना हम हमारे गांव में एक भ्रमण करें, एक सर्वे करें और उसका पता करें। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और देखते हैं उनके सर्वे को। बच्चों देखिए, रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म ही किया था कि वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने के बारे में उत्सुक हो जाते हैं। क्या क्या जानना चाहते थे वो ये जानना चाहते थे कौन लोग उधार देते हैं, यानी उधारदाता हैं कौन। सबसे पहली बात ये जानना था उनको। दूसरी बात थी कि कर्जदार कौन थे, कर्जदार कौन है, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कर्जे की नीड होती है। इसके बाद में उनके सामने जो प्रश्न था वो था ऋण की शर्तें क्या थी। इसलिए इन सब बातों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला कर लिया और तैयार करना प्रारंभ किया एक सर्वे को। तो चलो अब हम देखेंगे रोहित और रंजन का सर्वे क्या कहता है, किन किन लोगों को उन्होंने अपने इस सर्वे में लिया है, और इन सर्वे को आधार बना करके हम हमारे टॉपिक के बारे में विस्तार से समझ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, 15 नवंबर सन 2019 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं, कि एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं। तो पहला व्यक्ति कौन है? श्यामल, किसान है, ठीक है, सिंचाई की सुविधा है इस गांव में, गांव का नाम सोनपुर है। तो अब हम देखेंगे सोनपुर का श्यामल हमें क्या कहता है। तो देखिए बच्चों, श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। पहली चीज, खेती के कार्य के लिए उसे ऋण की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चों साथ ही साथ देखिए, कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी। 5% मासिक का मतलब क्या हुआ? 60% वार्षिक। बच्चों अगर हम देखें तो ये ब्याज दर ऐसी है जिसे चुका पाना काफी मुश्किल होगा। कितनी? 60% वार्षिक। जबकि मेगा का एग्जाम्पल हमने आवास ऋण के मैटर में पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में लिया था, वहां हम देख पा रहे थे कि उसका जो लोन अमाउंट का ब्याज था वो लगभग 12% वार्षिक था, यानी कि इससे 5 गुना कम। तो बच्चों यहां पे हम देख रहे हैं श्यामल की स्थिति का आकलन अगर हम करें पिछले कुछ वर्षों तक का, तो महाजन से कर्ज लेना उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। बच्चों ऋण ले रहा है 3% मासिक ब्याज की दर पे, तो हम कह पा रहे हैं ये पहुंच गया आंकड़ा हमारा 36% पे। 60% से 36% पे आ चुका है आंकड़ा। तो बढ़िया स्थिति हुई ना सर। ये तो भाई उसका कितना ब्याज बच गया ना, कहाँ वो 60% वार्षिक भुगतान कर रहा था, अब उसे करना है 36% वार्षिक। स्थिति बढ़िया है या थोड़ी बदतर है, इसका निर्णय हम लेंगे अगला पैरा पढ़ने पर। तो चलिए अगला पैरा क्या कहता है, देखिए। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें यानी जरूरतें मुहैया कराते हैं, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेते हैं कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। तो ऋण की शर्तें हम यहाँ देख पा रहे हैं, व्यापारी और किसान के मध्य क्या हो रही हैं कि भाई आपकी जो आगतें होंगी, जरूरतें होंगी,
शुरुआत की उसी समय मैं आपको सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा, परंतु मैं ब्याज भी औरों की तुलना में, महाजन की तुलना में आपसे कम लूंगा। परंतु आप ये करेंगे, जब ये फसल तैयार हो जाएगी तो ये फसल आप केवल मुझे ही बेचेंगे। स्थिति समझ में आ रही है? ब्याज भले ही हम देखें महाजन से कम है, महाजन का 60% वार्षिक था पर यहाँ 36% वार्षिक है, पर यहाँ ऋण की एक शर्त निकल करके आ रही है, फसल आपको व्यापारी को ही बेचना होगा। इसके परिणाम क्या होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। भाई वो फसल बेचेगा, उसमें से उसका अमाउंट काट लेगा अपना जितना बन रहा है ब्याज और मूल, और बचा हुआ रकम है वो अपना किसान को दे देगा, उसकी रकम सिक्योर हो गई। दूसरी, फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती हैं। जब कोई वस्तु आवक होती है, हम कृषि वाले चैप्टर में देख चुके हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन टाइम है उसका, उस टाइम में उसकी जो प्राइस है वो लो चलती है। ठीक है भाई, फसलें कट रही हैं, सब खेतों की फसलें एक साथ मंडियों में आ रही हैं, तो क्या होता है उस समय भाव क्या होंगे, डाउन होते हैं। तो इस समय वो क्या करता है व्यापारी, इसलिए वह किसानों से कम कीमत में फसल खरीद लेता है भाई इस समय, और उनको स्टोर करके बाद में कीमत बढ़ने पर बेच करके भारी मुनाफा कमाता है। लो भाई, यहाँ तो चांदी ही चांदी का काम हो गया। कैसे हो गया चांदी चांदी? देखो, एक तो उसने क्या किया, अपनी रकम लगाई, उस पर ब्याज ले लिया, पहली चीज ब्याज से इनकम करी है उसने। उसके बाद में हम देख रहे हैं सस्ती दरों पर वो फसल खरीदता है और उसे भाव बढ़ने पर बेच रहा है, यानी वहां भी भारी मुनाफा वो कमा रहा है। तो यहां हम क्या देखेंगे, उसको डबल प्रॉफिट हो रहा है, ब्याज भी मिल रहा है और मुनाफा भी मिल रहा है। इसके साथ ही देखिए, व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, वह फसल सस्ते में खरीद के बाद में कीमत बढ़ने पर बेचता है। चलिए शामल की स्थिति का हम एक बार डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं कि भाई क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए। किसानों की अगर हम बात करें, कुछ गाँवों की, सोनपुर का किसान की हम बात कर लें, तो किसान शामल की स्थिति कुछ ऐसी है कि वो साहूकार से की तुलना में महाजन से कम ब्याज पर, बैंकों की तुलना नहीं कर रहे हैं हम, महाजन और साहूकार की तुलना कर रहे हैं, कम ब्याज पर रकम प्राप्त कर लेता है। परंतु जो ऋण की शर्तें हैं वो ये हैं कि अदायगी के समय जो फसल है वो केवल वो उसी को ही बेचेगा, यानी व्यापारी को ही वो फसल बेचेगा। तो यहाँ पे व्यापारी का प्रॉफिट क्या है? व्यापारी का प्रॉफिट यह है कि जब फसल निकल रही है उस समय भाव डाउन होते हैं, तब वो फसल खरीदता है, और जब भाव बढ़ते हैं उस समय वो फसल को बेच करके भारी मुनाफा कमा लेता है। या अगर शामल का प्रॉफिट की बात करें तो कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट इसे नहीं हो रहा है, बस इसे एक ऋण थोड़ा आसान सी शर्तों पर उपलब्ध हो जा रहा है, इतनी बात थी। चलिए इसके बाद में स्थिति निकल के आ रही है सोनपुर का अरुण। दूसरा सर्वे, सोनपुर का अरुण क्या करता है? देखिए, अरुण जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है, अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है, थोड़ा बड़ा किसान है भाई ये, हम कह सकते हैं एक जमींदार टाइप है, छोटा जमींदार है जो अपने मजदूरों पर नियंत्रण रखता है, मजदूरों के काम को देख रहा है, 7 एकड़ जमीन का मालिक है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। अब यहाँ हम साहूकार, महाजन, व्यापारी की बात नहीं करेंगे, अब हम बैंक की काम की प्रणाली को देखेंगे, भाई वहां कैसे काम करता है, उसका क्या प्रॉफिट होता है ऋण लेने का वहां से, और उसके क्या लॉसेस है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है। तो बच्चों यहां देख पा रहे हैं, वहां पहले 60% शामल दे रहा था वार्षिक, उसके बाद में वो दर कम लगी उसे, कितनी, 36% वार्षिक लगी व्यापारी से। पर यहाँ अगर हम अरुण की बात करेंगे तो यहाँ बैंकों से उसे वार्षिक ब्याज दर देनी है ओनली 8.5%। तो आप तुलना कर सकते हैं, उसकी तुलना में हम करें तो लगभग 4 गुना कम। ठीक है, अब बच्चों इसके साथ साथ देखिए, इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है, ना कोई बैंडेशन है, एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिला हुआ है 3 वर्षों का। चलो 1 वर्ष में अच्छी फसल नहीं हुई, उस समय नहीं चुका पाया, अगले वर्ष में, उसमें भी नहीं हुई तो तीसरे वर्ष में, यानी 3 चांसेज इसके पास में हम देख पा रहे हैं, 3 वर्षों का समय हम देख पा रहे हैं और उनके पास में उस ब्याज को चुकाने के लिए, उस मूलधन को चुकाने के लिए। ठीक है, आगे की स्थिति देखिए, अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेच करके इस ऋण की अदायगी कर देगा। फसल जैसे तैयार होती है, कुछ हिस्सा उसने बेचा, बैंकों का जो लोन था वो चुकाया,
और बाकी हिस्सा अपने पास में स्टोर कर लिया। बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरखास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार हैं जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। अरे भाई, आपने एक बार बैंक से ऋण ले लिया, क्रेडिट कर लिया, आपका सिविल स्कोर अच्छा चल रहा है, आपकी टाइम पे इंस्टॉलमेंट आ रही है, आपका कोई पेंडिंग ड्यू नहीं है, आपका ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ, कभी ओवर लिमिट नहीं हुई, कभी हम कहें कि आपका जो ड्यू है वो ओवर ड्यू नहीं हुआ, तो इन सबको बैंक देखता है और फिर देखता है कि आप उसके एक रिलायबल कस्टमर हैं तो आपको लोन दोबारा से वो दे सकता है। अब अरुण की योजना भी यही है, उसने कुछ हिस्सा बेच करके जो अमाउंट ऑफ लोन बैंक का लोन था उसको दे दिया, कंप्लीट कर दिया, बाकी को उसने स्टोरेज में रखा। उसकी मान लो कीमत हम देख रहे हैं, मान लीजिए उसने 3 लाख रुपए का जो आलू है वो स्टोरेज कर दिया। अब 3 लाख रुपए का अमाउंट, यानी कि हम साधारण शब्दों में कहें वो ऋणाधार वो बैंक को शो करेगा कि भाई मेरे पास ये आलू है, ये बिक जाएगा, मैं सिक्योर लोन दीजिए आप, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास इतना अमाउंट का आलू तो है, आप इतना लोन तो मुझे दे सकते हैं। तो ये इसको आधार बना करके वो फिर से लोन लेने की कोशिश करता है, उस लोन को फिर इन्वेस्ट करता है अगली फसल तैयार करने के लिए, अगला कोई व्यापार करने के लिए। तो यहाँ हमने अरुण की स्थिति को देख लिया। ठीक है, अरुण की और श्यामल की स्थिति की हम तुलना करें, दोनों में पहला चीज है, जब महाजन या व्यापारी की हम बात करते हैं वहां ब्याज दर अधिक होगी। पहली चीज, अदायगी के लिए कुछ ऐसी शर्तें होंगी जिनसे किसान को नुकसान ही होता है, जबकि बैंकों में ऐसी कोई शर्तें लागू नहीं होती हैं। कि बैंकों ने ऐसा थोड़ी कहा कि भाई अरुण तू है ना आलू हमें ही बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं था ना, कोई ऐसी शर्तें वहाँ नहीं होती। वहाँ एक टाइम पीरियड होता है, 3 साल में आपको लोन और ब्याज चुकाना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि चाहे मासिक हो, कुछ ऐसे अदायगी की शर्तें किस्म होंगी कि आप मासिक दे रहे हो कि वार्षिक दे रहे हो, वन शॉट पेमेंट कर रहे हो, ये सब चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं। तो यहाँ पे हम दोनों स्थितियों की तुलना कर चुके हैं। चलिए एक और व्यक्ति से मिलते हैं, वो है हमारी सोनपुर की रमा। अब रमा की स्थिति क्या है देखिए, रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। बच्चों पहला एग्जाम्पल याद रखना किसान का लिया था, दूसरा एग्जाम्पल हमने एक कह सकते हैं जमींदार टाइप व्यक्ति का लिया था, और तीसरा एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं एक मजदूर का। वह रमा क्या करती है, खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो जब जब फसल में उसकी जरूरत होती है तब तब जो जमींदार है वो उसे अपने खेत पर बुलाता है कि भाई अब फसल की निराई करानी है, गुड़ाई करवानी है, फसल कटाना है, बोरिया धान को भरना है, इन सब चीज़ों के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब मिलता है। ठीक है, जब तक काम होगा तब तक मिलेगा, जब काम नहीं है घर बैठो। पर घर बैठने से काम नहीं चलेगा ना, खाना तो चाहिए। तो ये जो रोजमर्रा की आवश्यकता है इन्हें पूरा करने के लिए उसे कर्जे की आवश्यकता पड़ती है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, किसान की हमने बात करी, फसल के लिए ले रहा था। जमींदार की बात करें, फसल और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ले रहा था। या हम कृषि मजदूर की बात करें तो उसे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि जैसे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, बीमारी आ गई, इन सबको से बचने के लिए, इनको पूरा करने के लिए उसे कर्ज की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ से लेगी देखें, रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यम वर्गीय भूस्वामी है, उस पर आश्रित है, जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिसके नीचे वो काम कर रहे हैं, जो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ उनका वर्क पैलेस है, उसके अंडर में वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ से वो लोन के लिए, कर्ज के लिए अप्लाई करती है। अप्लाई का मतलब उसको कहती है, ठीक है, ऐसा कोई रिटर्न वर्क नहीं होता है ना। चलिए, भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज पर ऋण देता है। भाई साहब 5% का मतलब फिर से आप देख पा रहे हैं 60% वार्षिक। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। चलिए भाई, अब आप ये देख लीजिए, उसने कुछ रकम ली, उसका अमाउंट ब्याज कितना बनता है, मंथ में वो काम कर रही है उसके घर पे, और फिर घर पे काम करके वो कहती है भाई ब्याज की रकम में आप मेरी तनख्वाह को भर लीजिए। ऐसा कुछ ही हो रहा है ना। यहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं क्या ये कर्जा चुकेगा? नहीं चुकेगा ना। फिर यहाँ वही सपना की स्थिति होगी, एक कर्ज जाल क्रिएट हो जाएगा। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर
में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं जो किसान हैं उन्हें ऋण देने के लिए व्यापारी, महाजन, साहूकार तैयार हैं। अगर हम बात करें जमींदारों की तो उन्हें ऋण देने के लिए जिनके पास में अच्छी खासी उपज है, अच्छी खासी हम कहें जनाधार ऋणाधार है, तो उन्हें ऋण देने के लिए बैंक तैयार रहता है। वहीं अगर भूमिहीन श्रमिकों की हम बात करेंगे तो उन्हें केवल मात्र एक सोर्सेस से ऋण प्राप्त होता है और वो है हमारा भूस्वामी नियोक्ता, जो ऊंची ब्याज दर पर ऋण वसूलता है और जिसे वो चुका ही नहीं पाते हैं। तो इन सब स्थितियों का अध्ययन करने के बाद में हमारे सामने निकल के आते हैं कुछ प्रश्न जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाइए। भाई सर्वे आपने पढ़ा है अच्छे से, मुझे नहीं लगता हमें ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, तो हम आसानी से कह सकते हैं सोनपुर जो गांव है उसमें ऋण के विभिन्न स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं? साहूकार से मिल रहे हैं, व्यवसायी व्यापारियों से मिल रहे हैं, बड़े किसान और जमींदारों से ले सकते हैं, या फिर हम देखें बैंक से ले सकते हैं। अब ये बड़े किसान जमींदार वही हैं, भूस्वामी नियोक्ता, ठीक है। तो इन सबसे हम क्या ले सकते हैं? सोनपुर में ऋण ले सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो हमारे विचार के लिए है, सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए ऋण की शर्तों की तुलना कीजिए। बच्चों यहाँ हमें तीनों स्थितियां देखनी है। छोटे किसान के लिए क्या है, मध्यम किसान के लिए क्या है और भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए क्या स्थितियां हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उन्हें हम एक बार देखते हैं। तो देखिए, सोनपुर में अगर हम छोटे किसानों की बात करते हैं, जैसा कि हमने शामल को देखा था, तो उसके लिए क्या है, किसानों को उच्च ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं और वे उन्हें उपज कम दर पर बेचने के लिए भी मजबूर करते हैं। व्यापारी ने देखा था ना, क्या कहा था कि भाई मैं आपको 60% लग रहा है आपका, मैं 36% पे दे दूंगा, पर आपको फसल मुझे ही बेचनी होगी। ये शर्तें होंगी। इसके साथ साथ अगर हम मध्यम किसान की बात करें तो बैंकों से ऋण लेते हैं जो आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं। और अगर हम भूमिहीन खेतिहर किसान की बात करें, जो मतलब जो भूमिहीन है और खेती करते हैं, दूसरे के यहाँ जाके मजदूरी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़े किसानों और जमींदारों से ऋण की व्यवस्था करते हैं जो उच्च ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं और उन्हें भुगतान के बदले जो बिना मूल्य पर काम करवाते हैं, जिसे हम हमारे लैंग्वेज में जानते हैं कि बेगार। बेगार का मतलब हमने देखा था, हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, जब मजदूर को रख लिया जाता है और उसे मजदूरी, उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, मजदूरी दी ही नहीं जाती। जैसे हमने कहा बस उससे काम ले लिया, कोई दाम नहीं दिया, तो ये क्या करते थे, ये उसके ब्याज में ही उससे काम लिए जा रहे हैं। भाई अभी तो तुम्हारा ब्याज नहीं चुका, अभी तो तुम्हें 2 महीने 2 फसल तक और काम करना होगा। अब वो 2 फसल तक काम करेगी, तब तक नया ब्याज तैयार हो जाता है, क्योंकि रकम तो दी नहीं ना, ब्याज तो चलता ही रहेगा। तो इसे हम कहेंगे, ये जो प्रथा है या हम कहें ये जो मैटर है वो कहलाता है बेगार। तो ये तीनों स्थितियों की हमने बात कर ली। भाई छोटे किसान की क्या ऋण शर्तें रहेंगी, मध्यम किसानों की क्या ऋण शर्तें रहेंगी और भूमिहीन खेतिहर किसान की क्या शर्तें रहेंगी। ये सारी शर्तें हमने यहाँ मेंशन कर दी सर्वे से लिंक करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, शामल की तुलना में अरुण को खेती से ज्यादा आय क्यों होगी। भाई शामल और अरुण दोनों खेती का काम कर रहे हैं, दोनों के पास अपनी जमीन है, क्यों आय होगी। पहली बात तो ये बच्चों, देखो शामल की अगर जमीन की हम बात कर रहे हैं तो वो आकार में छोटी है अरुण से, पहली चीज तो उसके पास में, अरुण के पास में बड़ी जमीन है, उसके पास छोटी जमीन। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं आय की यहाँ बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, तो छोटी जमीन पे कम उत्पादन होगा, बड़ी पे ज्यादा होगा, तो आय वैसे बढ़ जाएगी। तीसरी बात यह है कि हम यहाँ अगर उनका जो ऋण लेने का तरीका था उसकी चर्चा करें तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो अरुण ने ऋण लिया है वो बैंकों से लिया, आसान शर्तों पे है, कम ब्याज दर पे है, तो उसको जो ऋण में भाग देना है वो कम जाएगा। और दूसरा, उसकी जो फसल है उसका मालिक वो स्वयं है, जब भाव बढ़ेंगे तब वो उसे बेचेगा। शामल की बात करो, शामल को 36% वार्षिक पे मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा हिस्सा उसका कहाँ जा रहा है, ऋण में चला जा रहा है, ब्याज में। दूसरी बात यह है कि उसे वो फसल है वो केवल व्यापारी को ही बेचनी है, और किस समय बेचनी है, जब शुरुआत होती है कटाई की, यानी कि जब फसल का मूल्य सबसे कम है उसी समय व्यापारी खरीद लेता है, तो यहाँ पे उसकी आय वैसे डाउन साइड चली जाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं शामल की तुलना में अरुण की खेती से आय निम्न कारणों से अधिक होगी। पहला कारण देखिए, अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है जबकि शामल के पास केवल 1.5 एकड़ जमीन है, दोनों का डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, अरुण ने बैंक से ऋण लिया है जिसकी ब्याज दर 8.5% वार्षिक है, जबकि शामल ने गांव के कृषि व्यापारी से 36% सालाना की दर से कर्ज लिया है, तो एक बड़ा हिस्सा उसका कर्ज के रूप में आय का चला जाएगा। और इसके साथ साथ हमने वो चीज डिस्कस कर ली कि भाई जो फसल है
अरुण अपनी फसल को कभी भी कहीं भी किसी को भी बेच सकता है और श्यामल को फसल केवल उसी व्यापारी को बेचनी होगी, वो भी कम मूल्य पे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है? किन लोगों को मिल सकता है? दोनों प्रश्न हमें यहाँ दिए गए। तो देखो ये तो डेफिनेटली हम नकार सकते हैं कि सभी लोगों को तो सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? बैंक से अगर वो लोन लेते हैं जहां से सबसे कम ब्याज दर मिल रही है, तो वहां उन्हें कई सारी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। कागजात चाहिए, ऋण आधार चाहिए, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि उनका बैंक के साथ में कैसा लेन देन है वो चाहिए। तो ये सब चीज़ें, इनकम ऑफ सोर्स चाहिए, एक स्थायी कहें स्टेबल इनकम चाहिए, वो उनके पास में नहीं है। अरे भूमि, अगर हम रमा की बात कर लें तो उसके पास में कहाँ स्टेबल बिजनेस है, कहाँ स्टेबल वर्क है, उसके पास में नहीं है ना। उसके पास में कुछ महीने का काम होता है, फिर वो बाकी महीने बैठती है, काम नहीं होता। तो उन लोगों को बैंक लोन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सभी को नहीं मिल सकता। और किन लोगों को मिल सकता है? अरुण जैसे जो किसान है उनको आसानी से मिल सकता है। भाई उनके पास में अपनी जमीन है, उसको वो कह सकते हैं, उसे हम ऋणाधार बना करके ऋण ले सकते हैं। तो चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। सोनपुर के सभी लोग सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, केवल वही लोग बैंक से सस्ते ब्याज पर ऋण ले सकते हैं जिनके पास में समर्थक ऋणाधार है। अब इस चीज को हमने क्लियरली बिल्कुल समझ लिया है, कौन कौन ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी वो हमने यहाँ देख लिया। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है हमारा। सही उत्तर पर निशान लगाइए। समय के साथ रमा का ऋण क्या होगा? कल्पना कर सकते हैं समय के साथ रमा का ऋण क्या होगा? बढ़ता जाएगा भाई, घटने का तो नाम ही नहीं। उसने मूल में कुछ दिया नहीं, ब्याज में कुछ दे नहीं रही, तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, साहूकारों के ब्याज ऐसे ही चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ चलता है। तो हम यहाँ कहेंगे भाई उसका जो ऋण है वो बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद में देखिए, अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जो बैंक से उधार लेते हैं क्योंकि गांव के अन्य लोग साहूकारों से कर्ज लेना चाहते हैं। नहीं, बैंक समर्थक ऋण आधार की मांग करते हैं जो कि हर किसी के पास नहीं होती। बैंक ऋण पर ब्याज दरें उतनी ही है जितना कि व्यापारी लेते हैं। इसको तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, व्यापारी तो 36% ले रहा था, उतनी है नहीं। ठीक है, अरुण क्यों ले रहा है बैंकों से ब्याज? क्योंकि बैंक का जो समर्थक ऋणाधार की जो मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होती, केवल अरुण के पास में थी, जो कि उसने स्टोरेज कर रखा था आलू का शीत भंडार कोल्ड स्टोरेज में। उसको उसने कहा ये मेरा ऋणाधार है, आप मुझे ऋण दे दीजिए। तो हम इसको लिंक कर सकते हैं, क्लियरली यही कारण था। क्योंकि गाँव के जो अन्य लोग हैं वो साहूकार से कर्जा लेना चाहते हैं, तो उससे यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, उस बात का कोई औचित्य यहाँ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने सर्वे के थ्रू जो विविध प्रकार के साख प्रबंध है, चाहे वो साहूकार की बात हम करें, चाहे हम महाजन की बात कर रहे हैं, हम व्यापारियों की बात कर रहे हैं, हम बैंकों की बात कर रहे हैं, या हम भूस्वामी नियोक्ता बड़े जमींदारों की बात कर रहे हैं, इन सब का क्या प्रबंध है, कैसी इनकी शर्तें होती हैं, इनसे ब्याज पर पैसा लेने के बाद में या हम कहें साख लेने के बाद में क्या स्थिति हो सकती है, कौन सी स्थिति बेटर होगी, कौन सी स्थिति बदतर रहेगी, इन सब के बारे में आज की हमारी कक्षा में हमने डिस्कस कर लिया। और उम्मीद करता हूं कि विविध प्रकार के जो साख प्रबंध हैं इसको लेकर के अब आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।